चलिए शुरू करते हैं. Okay. Yesterday we started with basic accounting and then we learned little bit about Tally Prime. Okay. Today we will start with company creation. How to create a company. Okay. And then we'll also learn about how to create certain ledgers. ठीक है. कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना, पहले डेस्कटॉप पे क्या है, टैली का शॉर्टकट आइकॉन है, उसको डबल क्लिक करना है. डबल क्लिक करते से ही आपको ये विंडो दिख रहा है, सेलेक्ट कंपनी का विंडो दिख रहा है. यहां आप कंपनी क्रिएट कर सकते हो, सेलेक्ट रिमोट कंपनी कर सकते हो, या स्पेसिफाई पाथ कर सकते हो. कोई पाथ पे अगर सेलेक्ट है वहां से सेलेक्ट कर सकते हो, या सेलेक्ट ड्राइव से भी आप कर सकते हो. तो हम लोग क्या करेंगे, एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे. क्लियर. जैसे इसको एंटर प्रेस करेंगे, अभी आपको क्या दिख रहा है, कंपनी क्रिएशन का विंडो ओपन हो गया. यहां आपको क्या करना है, ये पाथ देना है. ठीक है. अभी एक रेगुलर पाथ आप लिख के लीजिए. जब भी यहाँ प्रैक्टिस करेंगे मेरे ऑफिस में, तो आपको क्या करना है, ये पाथ ही देना है. ठीक है. नहीं तो क्या हो जाएगा, मेरे यहाँ लैन है, आप कोई कोई अलग अलग कंप्यूटर पर बैठोगे तो आपको नहीं दिखेगा. लैन में अगर आपने सेव किया तो ये पाथ कोई भी कंप्यूटर के ऊपर आप बैठेंगे, कोई भी पीसी के ऊपर, तो आप ये पाथ एंटर करने के बाद आपकी कंपनी ओपन हो जाएगी. ठीक है. /com1 D और सिम जुलाई. अब मैंने फोल्डर बनाया. क्लियर. यहां मैं क्या कर रहा हूं, ये क्या है, मैंने एक कॉमन पाथ रखा है. जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपको यही पाथ डाल के आपकी कंपनी क्रिएट करना है. ठीक है. आपने बिजनेस शुरू किया, बिजनेस शुरू करने के बाद आपने क्या किया, जीएसटी नंबर निकाला. अभी अकाउंटिंग आपको स्टार्ट करना है. ठीक है. अभी नाम देंगे अरसिम टैली जीएसटी बैच 1110. क्लियर. फ्लैट नंबर, ठीक है. उसके बाद आपको यहां स्टेट सेलेक्ट करना है. स्टेट महाराष्ट्र सेलेक्ट किया मैंने. बाकी आपको जो जो आपको डालना है डालिए, नहीं डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप जो जो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो आपके इनवॉइस में, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे एंटर करना है. जैसे कि मैंने बताया, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट बिगिनिंग फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च. जब तक गवर्नमेंट इसको चेंज नहीं करती तब तक ये क्या रहेगा, चेंज नहीं होगा. ठीक है. बुक्स ऑफ बिगिनिंग अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट बिगिनिंग फ्रॉम जो है, मान के चलिए अगर आपने अभी बिजनेस शुरू किया है. क्लियर. उसके लिए क्या होता है कि मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट अभी से स्टार्ट होंगे. ठीक है. ये आप जैसे इसको डिफाइन करते हैं, जैसे आपको चाहिए 6 महीने का अकाउंटिंग चाहिए, 1 साल का अकाउंटिंग चाहिए, आप जैसे भी चाहिए पीरियड को चेंज कर सकते हो. क्लियर. तो अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024.
कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, एनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड्स। ठीक है, तो यहाँ मुझे अकाउंटिंग फीचर्स है, इन्वेंट्री फीचर्स है। अगर आपका बिजनेस इन्वेंट्री में डील करता है तो आपको क्या करना है, इन्वेंट्री भी जो जो फीचर्स आपको चाहिए वो अवेलेबल करना है। तो यहाँ मुझे अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री दोनों को इंटीग्रेट करना है, दोनों मुझे चाहिए। क्लियर? तो मैंने दोनों को एसेस किया। तो टैक्सेशन फीचर्स के अंडर एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको क्या किया, एस किया। क्लियर? अभी कंपनी क्रिएट करते वक्त हम लोगों ने स्टेट सेलेक्ट किया था महाराष्ट्र, बाय डिफॉल्ट महाराष्ट्र आ गया इधर। यहाँ रेगुलर और कंपोजिशन स्केल, इसका टर्नओवर मोर देन 1.5 करोड़ है, और बिजनेसमैन ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग में अगर है तो कंपोजिशन मोर देन 1.5 है तो रेगुलर ही करना पड़ेगा, लेस देन 1.5 है तो कंपोजिशन में जा सकता है। उसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी आप क्या करो, कंपोजिशन नहीं, रेगुलर स्कीम सेलेक्ट करो। उसके बाद जीएसटी कब से एप्लीकेबल है ये आपको डेट डालनी है। ठीक है, अगर अभी आपने नंबर निकाला है तो जीएसटी एप्लीकेबल अब से होगा, या पहले ही निकाला है तो आप वो डेट डाल सकते हो। इससे क्या हो जाएगा, बैक डेटेड एंट्रीज अगर कुछ कर रहे हो आप, जीएसटी नंबर जब है तभी वो जीएसटी कैलकुलेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जीएसटी नंबर आपको एंटर करना है 15 डिजिट स्टार्टिंग विथ 27। अगर आपका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है, टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है, तो आपको जो रिटर्न फाइलिंग है, फ्रीक्वेंसी जो है वो मंथली करने पड़ेंगे। इसकी ड्यू डेट जो है 11 तारीख है, नेक्स्ट मंथ की 11, ये महीने का अगस्त का अगर रिटर्न आपको फाइल करना है, अगले 11 तारीख को आपको जीएसटीआर 1 फाइल करना पड़ेगा। क्लियर? इसका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है। इसको बाद में हम लोग जब जीएसटी रिटर्न का डिस्कशन करेंगे तो डिटेल में दिखेंगे। ठीक है, बाकी और कोई फीचर्स को फिलहाल हम लोग एनेबल नहीं करेंगे, ईवी बिल को भी ऑफ करके हम लोग क्या करेंगे। क्लियर? ओके, आप एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कीजिए, या तो कंट्रोल+A करके एक्सेप्ट ऑल। ये आपकी कंपनी क्या हो गई, क्रिएट हो गई। अभी जैसे आपने कंपनी क्रिएट किया तो आपको कुछ लेजर्स, इसको हम लोग बोलते हैं मास्टर्स, क्रिएट करने पड़ेंगे। मास्टर्स कौन से मास्टर्स पहले आपको क्रिएट करने पड़ेंगे? परचेज आप करोगे तो परचेज लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। सेल्स करोगे, सेल्स लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर टैक्स लेजर्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ये क्रिएट करना पड़ेगा। साथ में आप जिससे परचेस कर रहे हो, सन्ड्री क्रेडिटर्स, और जिसको सेल कर रहे हो सन्ड्री डेटर्स, इतने लेजर तो क्रिएट करने पड़ेंगे। इसके बाद आपको क्या मटेरियल परचेस कर रहे हो, स्टॉक आइटम वगैरह क्रिएट करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए अभी देखिए, गेटवे ऑफ टैली अंडर मास्टर्स हम लोग क्या करेंगे, पहले क्रिएट करेंगे, क्रिएट लेजर। फर्स्ट लेजर विल बी परचेज अकाउंट, या परचेज में डाल देने चलेगा, परचेजर्स। परचेज कौन से ग्रुप में आता है, अंडर परचेज अकाउंट।
क्लियर? अभी देखिए, ये ध्यान दीजिए, ए लेजर के लिए हम लोग कोई भी जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे। अगर यहाँ जीएसटी रेट आपने दे दिया, जब भी आप स्टॉक आइटम अलग जीएसटी रेट का स्टॉक आइटम आप एंटर करोगे, तो भी उसको वही जीएसटी रेट, ये यहाँ अगर सपोज आपने 18% जीएसटी अप्लीकेबल ऑन परचेज कर दिया, जब आप परचेज की एंट्री करोगे, अगर वहां 5%, 12%, 18%, 28% अलग अलग जीएसटी रेट्स है, उसको अलग अलग जीएसटी रेट देने के बाद भी 18% ही लेंगे आप, क्योंकि आप इसको यहाँ, इसलिए क्या करना है, यहाँ सिर्फ अप्लीकेबल करना है, रेट सेट नहीं करना है। रेट हम लोग क्या करेंगे, आइटम वाइज अलग अलग रेट सेट करेंगे। क्लियर? तो यहाँ क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ अप्लीकेबल करना है। जीएसटी अप्लीकेबल है, यस अप्लीकेबल, उतना ही, दैट्स इट, बाकी और कुछ नहीं करना है। एंटर एंटर या कंट्रोल लेकर के आप एक्सेप्ट करो। क्लियर? परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, अंडर सेल्स। क्लियर? परचेज और सेल, बाकी कुछ नहीं करना है, कंट्रोल प्लस ए। तो दो लेजर हो गए, ठीक है। अभी टैक्स लेजर हम लोगों को क्रिएट करने। फर्स्ट हम लोग क्रिएट करते हैं सीजीएसटी। व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। Where it comes? Under, what is the group? It is a tax. Duties and taxes. It is a tax, so duties and taxes. Type of tax, GST. Now, type of duty, GST. Type of tax, central tax. Tax. Clear? बाकी और कुछ नहीं करना। क्लियर? अच्छा, रिकॉर्डिंग शुरू है तो बीच में कोई मत बोलो। आई विल गिव एन अपॉर्चुनिटी, तभी आप बोलो। क्लियर? नाउ सिमिलरली SGST under duties and taxes, GST, स्टेट टैक्स। यहाँ भी आपको जीएसटी रेट कहीं पे भी देना नहीं है। हम लोग जीएसटी रेट सिर्फ आइटम के लिए देंगे, स्टॉक आइटम जब हम लोग परचेस करेंगे उसी के लिए जीएसटी रेट देंगे। क्लियर? एंड देन इंटीग्रेटेड, इसको बोलते हैं आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो हमने क्या किया, परचेज लेजर क्रिएट किया, सेल्स लेजर क्रिएट किया, उसके बाद टैक्स लेजर क्रिएट किया, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। नाउ अभी हमको क्या क्रिएट करना है, सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री डेटर। कोई भी एक पार्टी का नाम ले लेंगे, ठीक है। राज एंटरप्राइजेस अंडर, हम लोग अगर परचेस कर रहे हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। अभी यहां ध्यान दीजिए, आप जो स्टेट सेलेक्ट करोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर द सप्लायर इज इन महाराष्ट्र, मेरी कंपनी अगर महाराष्ट्र में है, मैं अगर महाराष्ट्र सेलेक्ट करता हूं, इसका मतलब क्या है, आई एम परचेजिंग फ्रॉम महाराष्ट्र। क्लियर? अगर यहाँ आप कर्नाटक सेलेक्ट करते हो, इसका मतलब क्या है, आई एम परचेजिंग फ्रॉम कर्नाटका। तो बेस्ड अपॉन द डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल, प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर, जीएसटी कौन सा लगाना है, सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी, ये डिसाइड करता है। तो हमें क्या करना है,
अगर परचेज महाराष्ट्र राज एंटरप्राइज सीजीएसटी एसजीएसटी वाला है तो महाराष्ट्र सेलेक्ट करना है। ओके, ये हो गया एक राज एंटरप्राइजेस परचेज फ्रॉम महाराष्ट्र। अभी हम लोग लेते हैं कोई और एक नाम लेके सनरी क्रेडिटर सेलेक्ट करते हैं। खान ट्रेडर्स सनरी डेटर्स विद इन महाराष्ट्र बाय और सेल। क्लियर? उसके बाद अभी हमें क्या करना है, स्टॉक का आइटम क्रिएट करते हैं। क्लियर? क्रिएट स्टॉक आइटम। ठीक है, स्टॉक आइटम मान के चलो डेल कंप्यूटर। मुझे अगर डेल कंप्यूटर परचेस करना है तो नाम है डेल कंप्यूटर। इसको आप चाहिए मॉडल नंबर से भी आप पिक कर सकते हो। ग्रुप क्रिएट करके ग्रुप को अगर आप जीएसटी नंबर दे देते हो तो क्या हो जाएगा, वो अगर ग्रुप सेलेक्ट किया तो हर बार वही जीएसटी रेट लगेगा। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, इसको प्राइमरी में रख रहा हूँ। आप ग्रुप क्रिएट करके अलग अलग करना है तो भी कर सकते हो। उसके बाद यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, आप इसको मेजर कैसे करोगे। मेरा बिजनेस है कंप्यूटर को खरीदना, कंप्यूटर को बेचना, तो मैं क्या करूंगा, डेल कंप्यूटर में खरीद रहा हूं तो मेरे लिए क्या है, स्टॉक है वो। अगर मैं मेरा बिजनेस कंप्यूटर बेचना खरीदना नहीं है तो क्या होगा, वो मेरे लिए एसेट होंगी। ठीक है, अभी फिलहाल मेरे लिए क्या है, वो स्टॉक है। माझा ट्रेडिंगचा बिझनेस आहे, मी घेणार आणि विकणार, त्या केसमध्ये मला स्टॉक है। ठीक है, डेल कंप्यूटर में क्या कर रहा हूँ, खरीद रहा हूँ। अभी देखो डेल कंप्यूटर को कैसे आप किलो में लोगे, मीटर में लोगे, लीटर में लोगे, नंबर में लोगे या पीस में लोगे, कैसे लोगे, कैसे खरीदोगे, उसको कैसे तोलते हैं, नंबर्स में। तो इसको क्या करेंगे, क्रिएट करना पड़ेगा यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अभी नंबर्स के लिए शॉर्ट फॉर्म क्या है, एनओएस। इसका फॉर्मल नेम नंबर, यूनिट क्वांटिटी कोड नंबर्स। नंबर में डेसिमल नंबर नहीं होता, आधा नंबर, पाव नंबर, डेढ़ नंबर, पौने दो नंबर नहीं रहता, इसलिए डेसिमल कुछ भी नहीं चाहिए। एक के बाद मुझे दो आना चाहिए, या तो जीरो जीरो ही, फ्रैक्शन में नंबर नहीं आएगा, इसलिए डेसिमल लेना नहीं है। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, अभी अल्टरनेट यूनिट अप्लीकेबल नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल करो। उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको यस करना है। जैसे यस कर दिए, जीएसटी एप्लीकेबल है, जैसे कि मैंने बताया था हर प्रोडक्ट या सर्विसेज पे जीएसटी एप्लीकेबल है। वो फिलहाल जीएसटी एप्लीकेबल किया, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसके ऊपर कितना जीएसटी है हम लोग इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, सेट करेंगे। देखिए डेल कंप्यूटर, इसका डिस्क्रिप्शन आ गया। आप चाहिए तो इसको क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, मॉडल नंबर वगैरह डाल सकते हो, मॉडल नंबर डाल सकते हो। मॉडल नंबर डाल सकते हो डिस्क्रिप्शन में। अभी एचएसएन कोड और एसएससी कोड, इसके अंदर क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द व्हाट डू यू मीन बाय एचएसएन कोड, इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है।
हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ये गुड्स के लिए यूज हो जाता है। मतलब गुड्स को एक वर्ल्ड वाइड जो है रिकॉग्नाइज पैटर्न है। एक प्रोडक्ट के हजारों पार्ट्स रहते, हजारों वैरायटी रहते, वो उसको सिमिलर कैटेगरी में डिवाइड किया। जैसे कंप्यूटर पार्ट्स अगर बोल दिए तो उसको जो जीएसटी रेट लगेगा वो सब पार्ट्स के ऊपर सेम ही लगेगा। क्लियर? तो गुड्स के लिए क्या यूज होता है? हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। क्लियर? यहां जो है गुड्स के लिए एचएसएन कोड यूज होता है और सर्विसेज के लिए एसएसी कोड होता है, सर्विस अकाउंटिंग कोड्स। देखो डेल, अगर मुझे पार्ट ये डालना है इंस्पिरॉन 5010, पार्ट का नाम डाल दिया। ठीक है, एचएसएन कोड जो है जिसका टर्नओवर मोर देन 1.5 करोड़ है उसके लिए 2 डिजिट देना मैंडेटरी है। मोर देन 5 करोड़ उसके लिए 4 डिजिट एचएसएन कोड देना मैंडेटरी है। 1.5 करोड़ तक मैंडेटरी नहीं है, ये आगे जाके कंपल्सन हो जाएगा। इससे क्या पता चलेगा आपने खरीदा कितना, बेचा कितना। खरीदा सीमेंट और बेचा स्टील, एचएसएन कोड से इमीडिएटली पता चलेगा ये बंदे ने तो खरीदा तो सीमेंट था, स्टील कैसे बेच रहा है। तो वहां गड़बड़ आप नहीं कर सकते। गवर्नमेंट इमीडिएटली उसको पता चल जाएगा ये बंदे ने सीमेंट तो बेचा है, स्टील सीमेंट तो खरीदा है लेकिन बेचा स्टील है, मतलब गड़बड़ है कुछ तो। क्लियर? टोटल 6 डिजिट का एचएसएन कोड रहता है। ठीक है, मैं ऐसे ही डाल रहा हूं। जैसे कि मैंने बताया था, इज नॉन जीएसटी गुड्स, देर आर 7 प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑन विच जीएसटी इज नॉट अप्लीकेबल। वो क्या बोलते हैं उसको? नॉन जीएसटी गुड्स। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसके ऊपर जीएसटी नहीं है। क्लियर? तो ये जब 5 प्रोडक्ट करेंगे, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैस, क्रूड ऑयल, ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और इलेक्ट्रिसिटी, ये अगर रहा तो इसको यस करना है, अदरवाइज इसको नो ही रखना है। अभी देखिए टैक्स डिटेल्स, कैलकुलेशन टाइप। कैलकुलेशन टाइप 2 टाइप के, एक है ऑन वैल्यू, एक है ऑन आइटम रेट। ऑन वैल्यू मतलब वैल्यू, प्रोडक्ट की वैल्यू 100 रुपए रहो या 1 करोड़ रहो, जीएसटी उतना ही लगेगा। अगर 18% अगर बोले तो 18% ही लगेंगे, न कम न ज्यादा। ऑन आइटम रेट मतलब कैसे कि कुछ प्रोडक्ट्स पे गवर्नमेंट ने क्या कहा, सस्ता है इसके ऊपर जीएसटी कम लगेगा, बड़ा महंगा है ज्यादा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कोई ब्रांडेड दुकान में जाते हो या मॉल में जाते हो, मॉल में जाने के बाद ब्रांडेड क्लॉथ्स आप खरीदते हो महंगे महंगे, तो उसके ऊपर जीएसटी ज्यादा लगेगा। जैसे अगर 1000 तक जीएसटी 500 रुपए, 1000 के ऊपर 12%, ये शूज के ऊपर। तो ये हम लोग इसको बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप इसको क्या करना है, ऑन वैल्यू सेलेक्ट करना है। फिर टैक्सेबिलिटी, ये 3 टाइप के आते हैं, एग्जम्प्ट, नील रेटेड और टैक्सेबल। एग्जाम मतलब एक्ट में इसको क्या कर दिया, एग्जम्प्ट बोला है, टैक्स नहीं लगेगा इसके ऊपर। क्लियर? नील रेटेड और एग्जाम, इसमें क्या डिफरेंस है? नील रेटेड मतलब एक्ट के अंदर नील का है, एग्जाम नहीं का है। जो एक्ट है एग्जाम को एग्जाम लिखा है, नील रेटेड के लिए नील डाला है। नील रेटेड को टैक्सेबल करने के लिए टाइम नहीं लगेगा, इमीडिएटली गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के जरिए उसको टैक्स ला सकता है। एग्जाम को चेंज करने के लिए उसको अप्रूवल लेके एक्ट में अमेंड करना पड़ता है। क्लियर? फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, टैक्सेबल ले लेंगे। रिवर्स चार्ज और इन आईटीसी ये हम लोग बाद में सीखेंगे। ठीक है,
अभी आपको क्या करना है, इंटीग्रेटेड टैक्स, क्या करना है, इंटीग्रेटेड टैक्स। यहां सिर्फ अगर आपने जीएसटी रेट स्पेसिफाई कर दिया तो ऑटोमेटिकली सीजीएसटी और एसजीएसटी में डिवाइड हो गया। इसका मतलब क्या है, आधा स्टेट को जाएगा, आधा सेंटर को जाएगा। क्लियर? विद इन स्टेट अगर आपका सप्लाई है, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर, both are in one state. In that case, CGST and SGST is applicable. If place of supply is in Maharashtra, supplier अगर कहीं और का है तो IGST लगेगा। क्लियर? Between two states IGST, within the state CGST, SGST। एंटर एंटर करके आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो गया। ये हम लोगों ने क्रिएट किया एक स्टॉक। अभी क्या करते हैं, एक एंट्री पास करते हैं। क्लियर? एक परचेज की एंट्री पास करते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली, देखिए जो जो हाईलाइटेड दिख रहा है आपको, CAHVKNBP, ये सब क्या है, शॉर्टकट है, कीबोर्ड के शॉर्टकट कीज है। अगर आपने सिर्फ वी प्रेस किया तो क्या हो जाएगा, जस्ट वी प्रेस किया तो क्या हो जाएगा, वाउचर आ जाएगा। ठीक है, यहां आपको क्या करना है, ये आप देख रहे हो F9, ये परचेज वाउचर के लिए शॉर्टकट है। ठीक है, जैसे आपने F9 सेलेक्ट किया, एक चीज ध्यान देना है आपको, जब भी आप एंट्री कर रहे हो स्टॉक की, स्टॉक इन एंड आउट, इन्वेंट्री की एंट्री कर रहे हो, तो आपको इन्वेंट्री का कॉलम भी चाहिए। ठीक है, यहां दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहा है, ओनली रेट एंड अमाउंट दिख रहा है, क्वांटिटी का कॉलम नहीं शो रहा है। उसके लिए क्या करना है, कंट्रोल एच प्रेस करने के बाद लिस्ट ऑफ मोड्स और यूसेजेस, अकाउंटिंग इनवॉइस आपको जब सर्विसेज की एंट्री करना है, किसकी एंट्री, सर्विसेज, तो अकाउंटिंग मोड यूज करना है, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड यूज करना है। जब भी आप मटेरियल की अकाउंटिंग कर रहे हो, इन्वेंट्री की अकाउंट कर रहे हो, आपको अकाउंटिंग आइटम इनवॉइस मोड सेलेक्ट करना है। क्लियर? जैसे मैंने आइटम इनवॉइस मोड सेलेक्ट किया, अभी देखो ये आ गया परचेज इनवॉइस, बराबर। ये सप्लायर इनवॉइस नंबर आपको डालना है। फर्स्ट आपको क्या करना है, पीरियड चेक करना है, पीरियड बराबर है तो F2 प्रेस करके डेट चेंज करना है। ठीक है, ये डेट कौन सी डेट है, डेट ऑफ एंट्री। मान के चलो 15 अप्रैल को मैं क्या कर रहा हूं, अकाउंटिंग एंट्री पास कर रहा हूं। उसके बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर, मैंने ऐसे कोई नंबर डाल दिया तो 40। देखिए दो डेट दिख रहे हैं आपको, एक डेट दिख रहा है और वहां ऊपर एक डेट दिख रहा है, मंडे। क्लियर? अभी ये जो डेट है, इन दोनों डेट का क्या है, ये ध्यान में रखो, शादी एंगेजमेंट के बाद होती है या पहले शादी बाद में एंगेजमेंट, पहले एंगेजमेंट बाद में शादी। तो ये जो डेट है एंगेजमेंट की डेट है, मतलब आप परचेज करने के बाद ही उसको अकाउंटिंग कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। मैंने अभी परचेज ही नहीं किया है, मेरे पास बिल भी नहीं है, मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ क्या, नहीं।
तो क्या होना चाहिए, ये डेट हमेशा कम होना चाहिए। कौन सी डेट से, ये डेट से। सिंपली ये शादी की डेट है, ये एंगेजमेंट की डेट है। क्लियर। तो ये परचेज की डेट है, कभी परचेज किया आपने, मान के चलो 10 अप्रैल, ठीक है, तो एंट्री ले लेंगे वो, क्योंकि 10 अप्रैल को परचेज किया है, मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं, रिकॉर्ड कर रहा हूं 15 अप्रैल को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ले लेंगे। लेकिन अगर इसको मैं परचेज किया नहीं है, 20 डाल दिया मैंने, पहले नहीं लेंगे। क्लियर। इसके लिए क्या करना है, ये डेट सेम रहेंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही दिन शादी और एंगेजमेंट हो सकती है। ओके, सेम चलेगा, उससे कम चलेगा। डेट ऑफ एंट्री शुड बी मोर देन द डेट ऑफ परचेस। रिकॉर्डिंग डेट जो है परचेस के बाद ही होना चाहिए, परचेस के पहले नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ओके। फिर हम लोगों ने कुछ लेजर क्रिएट किए थे, एक राज एंटरप्राइजेस और एक खान ट्रेडर्स। राज एंटरप्राइजेस हम परचेस कर रहे थे, सन्ड्री क्रेडिटर राज एंटरप्राइजेस, ठीक है। उसके बाद परचेज का एक कॉमन लेजर है, ये एक हमने क्रिएट किया था स्टार्ट में। फिर डेल कंप्यूटर हमने सिलेक्ट किया, वो भी क्रिएट किया है। डिस्क्रिप्शन आपको देना है तो आप दे सकते हो, ठीक है, जिससे पता चलता है कि ये पार्ट कौन सा प्रोडक्ट है, क्या है, वारंटी वगैरह देना है, मॉडल नंबर देना है, कुछ स्पेसिफिकली कुछ लिखना है तो ऑटोमेटिकली डिस्क्रिप्शन इसमें अगर डाल दिया आपने, यहाँ आ जाएगा। 12 महीने की वारंटी है या कुछ कुछ भी आपको एडिशनल डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट के बारे में देना है तो दे सकते हैं। एक क्वांटिटी, रेट में दे रहा हूं अंदाजा। अभी आपको क्या करना है, जीएसटी जो है, आप कभी भी अगर दुकान जाते हो, दुकान जाने के बाद हर सामान, एक सामान खरीदा उसको पैसा देते हो क्या? एक सामान खरीदा पैसा दिया, फिर दूसरा खरीदा पैसा दिया, फिर तीसरा खरीदा पैसा दिया। आप क्या करते हो, पूरा खरीदने के बाद टोटल करते हो, फिर उसके बाद पैसा देते हो, जीएसटी लगाते हो। तो हर प्रोडक्ट के बाद जीएसटी नहीं लगाता ना, जीएसटी जो है हर प्रोडक्ट के बाद नहीं लगाता, ठीक है। यहां जो है, ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये लाइन के नीचे वाला जो इलाका है वो लेजर का है, लाइन के ऊपर वाला जो इलाका है वो स्टॉक आइटम का है, नेम ऑफ स्टॉक आइटम। ये लाइन के ऊपर, अबव दिस लाइन दिस एरिया बिलोंग्स टू स्टॉक आइटम, बिलो दिस लाइन दिस एरिया बिलोंग्स टू लेजर। आया समझ में? अभी देखो यहाँ आपको अगर एक आधा आइटम बढ़ाना है, वापस जाने की जरूरत नहीं है आपको, पूरा बैक करके Alt+C अगर प्रेस करते हो, Alt+C, तो क्या हो जाता है, लेजर। देखो स्टॉक आइटम क्रिएशन का आ गया, ठीक है। यहाँ आप क्या कर सकते हो, लेनोवो, एक नया क्रिएट करता हूं, लेनोवो लैपटॉप। फिर मैंने क्या किया, नंबर्स, अप्लीकेबल, जीएसटी, ऑन वैल्यू, टैक्सेबल, जीएसटी रेट, सिंपल है। मैंने यहीं का यहीं क्रिएट कर दिया, एक लैपटॉप, एक कंप्यूटर। ओके। अभी मैं क्या करूंगा, एंटर एंटर मारते जाऊंगा, फिर एंटर किया, उसके बाद ये टोटल आ गया। अभी अभी जीएसटी लगाना है, टोटल को जीएसटी लगाना है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ऑटोमेटिकली जीएसटी आ गया। इज दैट क्लियर? जीएसटी आ लो। अभी क्या करना है, Alt+A, Alt+F1, टैक्स एनालिसिस, Alt+A, Alt+F1। Alt+A करने के बाद आपको टैक्स एनालिसिस का आ गया। अभी कौन से प्रोडक्ट पे कितना टैक्स लगा है,
ये अगर चेक करना है, डिटेल में देखना है, तो Alt F1। आगे टैक्स 9%, 9%। क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके। अभी इसको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर सकते हो। अभी एक एक्सेप्ट हो गया। अभी आप देखो इसका इफेक्ट कहां कहां गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर परचेज में आ गया मेरा अमाउंट। ओके, ये जितना परचेज था 1,09,350, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आया। और करंट लायबिलिटीज में ये मेरा इनपुट है, उसके ऊपर जो टैक्स लगा था, परचेज वाला जो टैक्स है मेरा इनपुट है। परचेज वाला टैक्स मेरा इनपुट है, सेल वाला जो टैक्स है मेरा आउटपुट है। सेल वाला आउटपुट है, परचेज वाला इनपुट है। इनपुट मतलब मैंने जो खरीदा है उसके ऊपर जो लगा हुआ टैक्स है वो इनपुट है। मैंने जो बेचा उसके ऊपर जो टैक्स मैंने कलेक्ट किया, दैट इज आउटपुट। इनपुट मैंने एडवांस में किसी को दिया, ठीक है, वो मेरा असेट है, इट इज शोइंग डेबिट बैलेंस। असेट अकाउंट शोज डेबिट बैलेंस। जब मैं सामने वाले से रिकवर करूंगा, बेचूंगा और उससे कलेक्ट करूंगा, वो क्रेडिट बैलेंस है, वो लायबिलिटी है। इन दोनों को सेट ऑफ करके, ठीक है, अभी मेरे पास 19,683 का क्या है, क्रेडिट अवेलेबल है। अगर मैंने 25,000 सामने वाले से कलेक्ट किया, बैलेंस अमाउंट जो है वो पे करना है गवर्नमेंट को। मैंने जितना ज्यादा कलेक्ट किया है उतना गवर्नमेंट को पे करना है। जितना प्रॉफिट मैंने लगाया है उसके ऊपर जितना टैक्स बनता है उतना ही गवर्नमेंट को मुझे पे करना है। ये एडवांस में पे किया है, वो मैंने कलेक्ट किया, बैलेंस अमाउंट जो है मुझे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। डेबिट बैलेंस शोज असेट अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस शोज लायबिलिटी अकाउंट। दोनों को सेटअप करके जो बैलेंस आएगा दैट यू हैव टू पे। ठीक है, ये हो गया टैक्सेस का। अभी देखो ये पार्टी को मुझे पेमेंट करना है, राज एंटरप्राइज को कितना पे करना है, 1,29,033, 1,09,350 प्लस दैट 19,000 जो टैक्स था, दोनों मिला के राज एंटरप्राइजेस को पे करना है 1,29,033। आया समझ में? एक इफेक्ट परचेस को गया, दूसरा इफेक्ट मैंने बोला था लायबिलिटी अकाउंट या क्रेडिटर का जो भी अकाउंट है वो कहाँ आएगा, पर्सनल इफेक्ट विल कम अंडर बैलेंस शीट, नॉमिनल अकाउंट विल कम अंडर प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। क्रेडिटर राज एंटरप्राइज जो है ये पर्सनल अकाउंट है, इसलिए बैलेंस शीट में आ गया। अभी जीएसटी रिटर्न में कहां कैसे शो होता है, डिस्प्ले डी प्लेस किया, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स या जीएसटी रिपोर्ट्स दिख रहा है इधर। उसके बाद सेल वाला जो है जीएसटीआर 1 है, परचेज वाला जो है जीएसटीआर 2 है। ठीक है, जीएसटीआर 2 में गए, ये देखिए ये जीएसटी रिटर्न का फॉर्मेट है, दिस इज फॉर्मेट ऑफ जीएसटी रिटर्न्स। इसके अंदर कैसे कैसे क्या क्या आता है, we will learn it in detail. Okay, just try to understand where the effect is coming. जीएसटी रिपोर्ट में आ रहा है क्या, इसका मतलब हमारी एंट्री परफेक्ट है। क्लियर? ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, ब्रीफली आई विल रिकैप। फर्स्ट वी क्रिएटेड द कंपनी, देन वी कॉन्फ़िगर्ड द जीएसटी, जीएसटी नंबर कॉन्फ़िगर किया, पीरियडिसिटी वगैरह सब सेलेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कुछ लेजर्स मास्टर्स क्रिएट किए, अकाउंटिंग मास्टर्स, इन्वेंटरी मास्टर्स, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट,
जीएसटी लेजर्स, जिसके अंदर सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के लेजर क्रिएट किए। फिर 2 पार्टी लेजर्स क्रिएट किए, सन्ड्री क्रेडिटर्स राज एंटरप्राइजेस और सन्ड्री डेटर, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्रिएट किया अकाउंटिंग इन्वेंटरी मास्टर्स में आइटम इनवॉइस, एक डेल कंप्यूटर का एक आइटम इनवॉइस क्रिएट किया। फिर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, आप लोग कैसे उसको मेजर करते हो वो क्रिएट किया। इसके अंदर हम लोगों ने नंबर्स क्रिएट किया, फिर नंबर सेलेक्ट किया, फिर जीएसटी अप्लीकेबल और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में जाके प्रोडक्ट का डिटेल डिस्क्रिप्शन डाला। फिर ऑन वैल्यू टैक्सेबल 18% जीएसटी रेट सेट कर दिया। फिर गेटवे ऑफ टैली में जाके वाउचर्स में जाके फिर F9 पेश किया, फिर आइटम इनवॉइस मोड सेलेक्ट किया। आइटम इनवॉइस मोड सेलेक्ट करके फिर डेट ऑफ एंट्री सेलेक्ट किया। उसके बाद इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट सेट किया। फिर सेलेक्ट किया पार्टी लेजर सेलेक्ट करके परचेज अकाउंट सेलेक्ट किया। फिर आइटम में डेल कंप्यूटर सेलेक्ट करके क्वांटिटी 1 रेट सेलेक्ट किया। फिर एक और लेजर हमने स्टॉक आइटम क्रिएट किया, लेनोवो लैपटॉप। उसके बाद टोटल के नीचे हम लोगों ने सीजीएसटी एसजीएसटी सेलेक्ट किया। इस तरीके से एंट्री हो गई। फिर उसको चेक किया, अल्ट ए करके टैक्स एनालिसिस देखा, ठीक है, अल्ट F1 करके डिटेल में चेक किया। फिर इसका इफेक्ट चेक किया हम लोगों ने, ये इफेक्ट कहाँ जा रहा है। परचेज का परचेज में चला गया, टैक्सेस का ड्यूटी टू टैक्सेस में चला गया, पार्टी को जो पे करना है वो सन्ड्री क्रेडिटर्स में चला गया, और डिस्प्ले जीएसटी रिपोर्ट्स में जाके जीएसटीआर 2 में हम लोगों ने चेक किया कि उसका इफेक्ट कहाँ है, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने कंपनी क्रिएट करके लेजर्स क्रिएट करके एक एंट्री भी पास किया, जो इंट्रा स्टेट परचेस विद इन द स्टेट परचेस ऑफ गुड्स, जिसके ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। क्लियर? एनी डाउट?